हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे ही हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा, जिसमें हम टोटल 50 एमसीक्यू देखेंगे और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे अंत में। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान होगा। तो यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़ के उतर जाता है तो किए गए जो कार्य का मान होगा वो शून्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक पार्शिक निम्न में से किसके बराबर होता है? तो एक पार्शिक की वैल्यू बतानी है हमने। तो जो एक पार्शिक होता है वो होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? तो कौन सी एक अदिश राशि नहीं है वो बताना है। तो जिसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र एक अदिश राशि नहीं है, बल्कि यह एक सदिश राशि है। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? वो हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पूछा जा रहा है कि यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पे ले जाएं तो उसका द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो वस्तु का द्रव्यमान होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान और भार में डिफरेंस होता है। तो यहीं पे अगर भार होता है तो भार परिवर्तित हो जाता है और द्रव्यमान स्थिर रहता है, चाहे कहीं पे भी ले जाओ उसको। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कंडीशन ये है कि हम पानी में नमक मिला रहे हैं तो उसके क्वथनांक और गलनांक होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो क्वथनांक होता है जो हम अगर जल को दिखाए तो अगर नमक डालेंगे क्वथनांक वो है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जहाँ पे जल उबलने लग जाएगा उसे क्वथनांक कहते हैं। और जो गलनांक होता है उसका जब मेल्ट हो जाए यानी वो गलने लगती है कुछ चीज़ें तो उसका गलनांक हो जाता है वो। तो क्वथनांक और गलनांक में डिफरेंस ये है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो पानी में जब नमक मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक और गलनांक में जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा और गलनांक घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है? तो ऐसी कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है वो बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुवण। जो ध्रुवण घटना होती है वो केवल प्रकाश में होती है और ध्रुवण ध्वनि में नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जो स्थिर अनुपात का जो नियम दिया था वो दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? तो जो CO2 में प्रसंस्करण पाया जाता है वो पाया जाता है SP। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, SP पाया जाता है। अगला देखते हैं। परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है। तो जो परमाणु रिएक्टर में विमंदक का जो कार्य करता है वो करता है भारी जल और ग्रेफाइट दोनों। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा, परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है भारी जल और ग्रेफाइट, यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार कौन करता है वो बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा HNO2। HNO2 ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसधानी। रसधानी जो कोशिकांग है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा एंजाइम वसा को वशीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज वसा को वशीय अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है। तो जो कॉकरोच में हृदय कोष्ठ कितने होते हैं ये बताना है। ठीक है,
तो एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितने कक्षीय होता है, कितने कक्षीय या कोष्ठों, बात एक ही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, कॉकरोच का जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, उसमें ये पूछा जा रहा है। तो इसमें 13 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, कॉकरोच के हृदय में। अगला देखते हैं, रक्त विमाणु, जो रक्त विमाणु का जीवन काल होता है, तो जो रक्त विमाणु का जो जीवन काल होता है वो होता है 3 से 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 3 से 5 दिन होता है, ठीक है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो जो अमीबा में जो अलैंगिक जनन पाया जाता है वो पाया जाता है विखंडन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से, इसलिए ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो हड़प्पा सभ्यता के कौन सा ऐसे स्थल स्थल था जिसमें जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो जो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो हड़प्पा के कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका जो हमारा सही आंसर हो गया वो हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा स्थल है, ठीक है वो। और कमेंट करके बताइए बताइए कि लोथल, बनवाली और राखीगढ़ी स्थल कहाँ पे हैं, कौन सी जगह पे है? उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो जो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे वो थे हमारे बादरायण। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बादरायण, जो बादरायण थे वो थे उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक। हाटक निम्न में से किस महाजन की राजधानी थी? तो जो हाटक महाजन की राजधानी थी वो थी कंबोज की। ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है, हाटक कंबोज महाजन की राजधानी थी, महाजनपद की। और कमेंट करके बताइए कि सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो कौन सा था? निम्नलिखित में कौन एक जैव ग्रंथ नहीं है? तो कौन सा एक जैव ग्रंथ नहीं है वो बताना है। तो देख लेते हैं, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मगवती सूत। मगवती सूत एक जैव ग्रंथ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, सॉरी, मगवती जो सूत है वो जैव ग्रंथ है। और जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा अवदास अवदान शतक। अवदान शतक क्या है? एक जैव ग्रंथ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी केवल 3, यानी अवदान शतक क्या है? एक जैव ग्रंथ नहीं है। अगला देखते हैं, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो जो भारत में कुषाण वंश की जो स्थापना की थी वो की थी कुजुल कड़फिसेस ने। कुजुल कड़फिसेस ने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की थी। तुगलकनामा की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुगलकनामा की जो रचना की थी वो की थी अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अमीर खुसरो द्वारा तुगलकनामा की रचना की गई थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश, क्योंकि ये क्या रहा था, पहले गुलाम रहा था, ठीक है। देखते हैं, दार उल सफ़ा। तो जो दार उल सफ़ा की स्थापना की थी वो किसने की थी? दार उल सफ़ा की जो स्थापना की थी वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दार उल सफ़ा की स्थापना की गई थी। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो जो फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक उसने किसके टाइम पीरियड पे विजयनगर की जो यात्रा की थी ये पूछा जा रहा है। तो देवराय द्वितीय था, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे जब फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक आया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। शिवाजी ने किस वर्ष से छत्रपति की उपाधि धारण की? तो शिवाजी ने किस वर्ष से छत्रपति की जो उपाधि धारण की थी? तो इसका तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1664। 1664 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अगला देखते हैं, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? तो ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने कोचीन की जगह पे गोवा को क्या किया, राजधानी बनाया, ठीक है, पुर्तगालियों की? तो वो था नीनाडी कुन्हा, ठीक है। नीनाडी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? तो जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो पेरिस की संधि हुई थी वो हुई थी 1763 में। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1763 में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि हुई थी। निम्नलिखित में से किस वंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो नीचे वंश दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा ऐसा वंश था जिसने
वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर सी। गुप्त वंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन एक नेता नहीं था? तो सन्यासी आंदोलन से संबंधित जो नेता नहीं था वो था भवानी पाठक था, देवी चौधरानी ये भी था, और शंकर सिंह। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा सन्यासी आंदोलन से संबंधित नेता नहीं था, वो हो जाएगा शंकर सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, वो बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, त्रिपुरा की जो सीमा है वो म्यांमार से नहीं लगती है। बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम या म्यांमार से सीमा बनाते हैं। गार्डविन आस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो जो गार्डविन आस्टिन जो पर्वत शिखर है वो पर्वत शिखर कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है ये बताना है। तो वो काराकोरम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, काराकोरम में स्थित है ये। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो जो तवा है वो कौन सी नदी की सहायक नदी होगी? वो नर्मदा की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तवा नर्मदा की सहायक नदी है। अगला देखते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो उत्तर पूर्वी जो मानसून आता है उससे जो सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो होती है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी, ऑलरेडी पूछा जा चुका सवाल है ये, तमिलनाडु। मैट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो मैट्टूर परियोजना स्थित है वो है कावेरी पे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? तो जो तातीपाका तेल परिशोधनशाला है वो हमारी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है वो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो जो 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार पूछा रहा है कि भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है वो कौन से राज्य में है? तो जो सबसे ज़्यादा शहरी लोग हैं वो हो जाएंगे महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या है भारत की। अगला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो जो भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो है कच्छ का रण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कच्छ का रण भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो जो संसद की जो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन देखा है तो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कौन से अनुच्छेद में है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। ठीक है, अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगर भाग पूछे तो अनुच्छेद 368 के भाग 20 में है। ठीक है, अगर पूछे कि जो हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है वो किस देश से ली गई है, तो ये जो लिया गया है वो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, देखते हैं, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो पूछा जा रहा है कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित करना हो तो उसकी मंजूरी के लिए प्रस्ताव जब संसद में देते हैं तो दोनों सदनों द्वारा किसकी बहुमत द्वारा पारित किया जाता है वो राष्ट्रपति शासन की को। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति शासन को पारित किया जाता है वो साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संसद प्रस्ताव में साधारण बहुमत द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मंत्री नियुक्ति किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? तो जो मंत्री नियुक्ति किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है उसको देखना है, तो देख लेते हैं इसका। जो लोकसभा का सदस्य नहीं है मंत्री नहीं बन सकता, गलत हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के सदस्य के लिए एक गलत ऑप्शन दिया गया हमें, ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा सभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, बिल्कुल सही है। सदस्य संसद का सदस्य मंत्री बन सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो बी सी और डी है हमारे ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा गलत। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो इससे पहले मैं बता चुका आपको, निर्वाचन दिखाया है तो भाग 15 में बिल्कुल सही। आपातकाल उपबंध, तो आपातकाल उपबंध भाग 18 में है और ये जर्मनी से लिए गए थे। ठीक है, आपातकाल उपबंध। संविधान संशोधन,
इससे पहले जो सवाल आया था उसमें बता चुका हूँ मैं, संविधान संशोधन था वो भाग 20 में था और 368 अनुच्छेद 368 के भाग 20 में था और वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। तो ये भाग 21 दिया है, तो ये सम्मिलित नहीं है। अनुसूचित अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, तो जो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है ये भाग 10 में बिल्कुल सही है। तो जो सम्मिलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन भाग 21, ये गलत है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वो अपनी जो लेखा परीक्षण की जो रिपोर्ट है वो किसको सौंपता है ये बताना है। तो वो जो ये रिपोर्ट कैग द्वारा जो अपनी रिपोर्ट सौंपी जाती है वो सौंपी जाती है राष्ट्रपति को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को सौंपी जाती है वो रिपोर्ट। अगला देखते हैं, पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने दी थी? तो जो पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की जो सिफारिश दी थी वो सर्वप्रथम दी थी लक्ष्मीमम सिंधवी समिति ने, ठीक है। लक्ष्मीमम सिंधवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश दी थी सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति कोरम आवश्यक है? तो जो ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है तो पूछा जा रहा है कि गणपूर्ति के लिए कितने लोग आवश्यक हैं, ठीक है। सीधा सीधा सवाल ये है। तो सदस्यों की कुल संख्या की आधी, ठीक है, यानी जितने उसके सदस्य होंगे उसकी कुल संख्या की आधा, ठीक है, यानी 50% लोग आवश्यक हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, तो जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है वो करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, IMF द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो किस देश में है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वो है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर सी। रिंगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो जो रीगा देखा है तो कौन से देश की राजधानी है? वो है लातविया की, ठीक है। रिंगा लातविया की क्या है, राजधानी है। तो हमने 50 MCQ देख लिए हैं, तो अब बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं टॉपिक, प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम दिए हैं और कौन से गवर्नर के काल में हुए और कब हुए हैं वो बताना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं अधिनियम, वर्ष और गवर्नर जनरल। तो जो शारदा एक्ट था वो 1930 में पारित हुआ था लॉर्ड इरविन के टाइम पे, ठीक है। शारदा एक्ट 1930 लॉर्ड इरविन। तो इसको आप 1931 में, जो आपको याद होगा, जो मैंने आधुनिक भारतीय इतिहास की जो वीडियो करा रखी शॉर्ट, उसमें बताया था ना, गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में, 5 मार्च 1931 में। तो उससे रिलेट कर सकते हैं कि 1930 की बात है, यानी उसके आसपास की है। तो लॉर्ड इरविन थे, शारदा एक्ट जब पारित हुआ था 1930 में तब गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, तो एज ऑफ कंसेंट जो एक्ट था वो 1891 में पारित हुआ था और लैंसडाउन में हुआ था, ठीक है। गवर्नर जनरल से लैंसडाउन थे। अगला देखते हैं, ये वही लैंसडाउन है जिन्होंने क्या किया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट को पारित किया था 1891 में। नेटिव मैरिज एक्ट, तो जो नेटिव मैरिज एक्ट था वो 1872 में पारित हुआ था और इसके काल में जो गवर्नर जनरल थे नॉर्थ ब्रुक थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, इंपॉर्टेंट है, जो विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट हुआ था पारित, वो हुआ था 1856 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग 1856, और पहले वो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट पारित हुआ था 1856 में हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे। सती प्रथा प्रतिबंध, तो जो सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया था 1829 में लगाया था, ठीक है, और विलियम बेटिंग के टाइम पे लगाया था, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सती प्रथा प्रतिबंध 1829 लॉर्ड बैटिंग के टाइम पीरियड पे। शिशुवध प्रतिबंध, तो जो शिशुवध यानी जो बच्चों की हत्या की जाती है उस पर प्रतिबंध लगाया था 1798 से 1802 के बाद टाइम पीरियड की बात हो रही है, और लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है, यानी लॉर्ड वेलेजली उस टाइम पे क्या थे, गवर्नर जनरल थे। आगे देखते हैं, तो हम अगला जो टॉपिक है वो है पुस्तकें या पत्रिकाएं दी हैं और एक साइड दी है हमें लेखक या संपादक, ठीक है। माई ट्रूथ इंपॉर्टेंट है, माई ट्रूथ गांधी जी की थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये भी महात्मा गांधी की, सॉरी, जो माई ट्रूथ थी वो इंदिरा गांधी की थी, ठीक है।
माई ट्रूथ इंडिरा गांधी की थी, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ थी जो, वो थी महात्मा गांधी की। माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ, तो जो अनट्रूथ और ट्रूथ में डिफरेंस है, ठीक है। जो ट्रूथ थी वो महात्मा गांधी की थी, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ थी वो महात्मा गांधी हो गई, और माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ हो गई माइकल एडरसन। माइकल एडरसन की थी माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ। इंडिया डिवाइडेड, तो जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक थी वो थी राजेंद्र प्रसाद की। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया जो थी वो थी रफीक जकारिया की। ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक थी ए एम फोस्टर। ए एम फोस्टर ने ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक लिखी थी। ए पैसेज टू इंग्लैंड, तो जो ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी नीरज सी चौधरी। लाइफ डिवाइन, जो लाइफ डिवाइन थी वो अरविंद घोष ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक। माई ट्रूथ इंपॉर्टेंट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये भी इंपॉर्टेंट है, और इंडिया डिवाइडेड इंपॉर्टेंट है, और लाइफ डिवाइन ये भी इंपॉर्टेंट है अरविंद घोष द्वारा, और डिवाइन लाइफ ये शिवानंद द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई ने लिखी थी। भारत भारती, तो भारत भारती जो लिखी थी मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी, इंपॉर्टेंट है। भारत दुर्दशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत दुर्दशा दुर्दशा जो थी, दुर्दशा जो लिखी थी वो लिखी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, इंपॉर्टेंट है भी। विनय पत्रिका तुलसीदास, ठीक है। गौतमी तुलसीदास ने लिखी थी। विनय पत्रिका इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में आ चुकी है ये। स्पीड पोस्ट सोबाडे ने लिखी थी। हितोपदेश, तो जो हितोपदेश थी वो नारायण पंडित ने लिखी थी। तमस, तमस लिखी थी भीष्म सहनी ने। मिलिंद पन्हो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलिंद पन्हो लिखी थी नागसेन ने। और ये पुस्तकें मैं ऑलरेडी प्राचीन भारतीय इतिहास में करा चुका हूँ, ठीक है, ट्रिक करके। तो आपको अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो निश्चित ही आपको याद होंगी, यहाँ पे आप लगा पा रहे होंगे। काव्य मीमांसा, तो काव्य मीमांसा थी वो थी राजशेखर द्वारा लिखी गई। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कौटिल्य इंपॉर्टेंट है ये भी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पाणिनि ये भी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र, तो पंचतंत्र था ये विष्णु शर्मा ने। और इसका फारसी में किसने लिखा था ये बताइए कमेंट करके। इससे जस्ट पिछले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ये डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। गीत गोविंद, गीत गोविंद लिखा था जयदेव ने, इंपॉर्टेंट है। अभ्युदय, अभ्युदय लिखा था मदन मोहन मालवीय ने। इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंट है मोतीलाल नेहरू ने। हमदर्द कॉमरेड, तो हमदर्द और कॉमरेड लिखा था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। बंदी जीवन इंपॉर्टेंट है सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा था बंदी जीवन। अ नेशन इन मेकिंग, तो अ नेशन इन मेकिंग लिखा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भवानी मंदिर, भवानी मंदिर लिखा था वरिंद्र कुमार घोष। संवाद कौमुदी इंपॉर्टेंट है राजा राम मोहन राय, ठीक है। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार के जो संपादक थे वो राजा राम मोहन राय थे। अगला देखते हैं अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया के जो वो थे लेखक वो थे लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल, तो इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल जो रचयिता थे उसके वो थे अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया फॉर इंडियंस, जो इंडिया फॉर इंडियंस थे वो चित्तरंजन दास ने लिखा था, ठीक है। और जो स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी वो भी चित्तरंजन दास ने की थी। अगला देखते हैं नील दर्पण, इंपॉर्टेंट है नील दर्पण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नील दर्पण नीलबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी। सोजे वतन और कर्मभूमि, कर्मभूमि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रेमचंद द्वारा। और सोजे वतन भी प्रेमचंद ने लिखी है। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल लिखी है सुभाष चंद्र बोस द्वारा। कौन और कैसे अछूत शूद्रों की खोज ये लिखी थी अंबेडकर ने, ठीक है। कौन और कैसे अछूत और शूद्रों की खोज अंबेडकर, इंपॉर्टेंट है ये भी। फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ने लिखी थी। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया लिखी थी एनी बेसेंट ने, ठीक है। और एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो अगर आपको याद हो तो बताइए कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, और पहली महिला ये थी, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी थी।
तो ठीक है गाइस, अपनी वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो को एमसीक्यू लगाने में आपको मदद मिली होगी, जो मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास की वीडियो कराई थी उनसे। और अगर आपको हमारे डेली एमसीक्यू देखने हैं तो इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं आपको पॉलिटी और हिस्ट्री के एमसीक्यू देख रोज़ करवाता हूँ, और करंट अफेयर्स के नोट्स डालता हूँ उस पे। तो अगर आपको वहाँ पे जुड़ना है तो इंस्टा पे फॉलो कीजिए देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।